समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स के आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं पुनः मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल को। और यह वीडियो का चौथा पार्ट है। 3 पार्ट मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल की मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो आज हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं कि लघु खुली अर्थव्यवस्था हो और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता हो और जो विनिमय दर है फॉरेन एक्सचेंज रेट वह परिवर्तनशील हो। तो ऐसी स्थिति में यदि सरकार राजकोषीय नीति अपनाती है या केंद्रीय बैंक स्वतंत्र मौद्रिक नीति अपनाती है तो उसका राष्ट्रीय आय या जिसको हम उत्पादन या हम रोजगार भी कह सकते हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है। क्या इससे रोजगार बढ़ेगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी या नहीं होगी, यहां पर समझेंगे मुंडेल फ्लेमिंग के अनुसार। तो बात में जैसे कर ही रहा हूं कि लघु खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तनशील विनिमय दर का मुंडेल फ्लेमिंग मॉडल। इससे पहले हमने पढ़ा था स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत। किस विनिमय दर के अंतर्गत पढ़ा था? स्थिर विनिमय दर के अंतर्गत। और आज हम पढ़ने वाले हैं परिवर्तनशील विनिमय दर के अंतर्गत, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब जो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है, जिसे हिंदी में कहेंगे परिवर्तनशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है या लोचशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है दो देशों की मुद्राओं के बीच। तो ये होता है विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा, विदेशी मुद्रा की मांग और शक्तियों के द्वारा स्वतः होता है। इसमें क्या नहीं होता है? इसमें देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वह क्या नहीं करता है? विनिमय दर को बनाए रखने का काम नहीं करता है। बाजार में यदि जिस मुद्रा की ज्यादा मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत भी बढ़ती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक सीमा के बाद उसकी मांग घटती है और उसके जवाब में जहां पर विनिमय दर अर्थात मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर हो जाती है वहां पर पहुंच जाती है। यदि किसी मुद्रा की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाती है, ठीक है जी, और उसकी मांग कम हो जाती है तो फिर अगला चक्र चलता है और ऐसी स्थिति में पुनः मांग बढ़ती है और वह विनिमय दर को स्वतः संतुलित कर देती है दो मुद्राओं के बीच। तो कुल मिलाकर जो परिवर्तनशील विनिमय दर होती है इसका निर्धारण देश का केंद्रीय बैंक नहीं करता है या देश की सरकार नहीं करती है, बल्कि इसका निर्धारण विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतः होता रहता है। और ये जो विनिमय दर है, जैसे इसमें लिखा है परिवर्तनशील, ये क्या होती है? बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। और जबकि इसका उल्टा होता है स्थिर विनिमय दर, जिसको बनाए रखना जो होता है वो देश के केंद्रीय बैंक का काम होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, विनिमय दर बाजार के अकॉर्डिंग अपने आप क्या होती है? संतुलित होती रहती है। ये ध्यान में रखना है कि जो परिवर्तनशील या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है यह बाजार में मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा स्वतः क्या होती है? संतुलित होती रहती है, ऊपर नीचे होती है लेकिन पुनः अपना संतुलन प्राप्त कर लेती है। तो आज हमने क्या पढ़ना है कि लघु खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि लघु खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। ओके जी। और पूंजी की पूर्ण गतिशीलता है, जो पहले भी आ चुका है। मुंडेल फ्लेमिंग ने माना है कि पूंजी क्या होती है? पूर्ण गतिशील होती है, एक दूसरे देश में बेरोक टोक आ जा सकती है, क्योंकि ब्याज दर में परिवर्तन होता रहता है। जहां पर ब्याज दर ज्यादा होती है वहां पर क्या होते हैं? जो निवेशकर्ता होते हैं उधर अपनी पूंजी ले जाते हैं, बनस्पत जहां पर कम ब्याज दर होती है। लेकिन बाद में जो ब्याज दर है वह एक देश की जो होती है वो विश्व में जो ब्याज दर चल रही है सभी देशों में उसके बराबर हो जाती है। तो यहां पर देखते हैं 1 और 2, यदि क्या करती है कि परिवर्तनशील विनिमय दर है अर्थव्यवस्था में, यानी किसी देश की विनिमय दर कैसी है? परिवर्तनशील है। और वह देश क्या करता है? रोजगार को बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए या राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाता है, तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूसरा हम देखेंगे कि विस्तारवादी मौद्रिक नीति। अब विस्तारवादी राजकोषीय नीति तो सरकार अपनाती है, तो सरकार क्या करती है? स्वयं पैसा खर्च करती है।
और अगला दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है विस्तारवादी मौद्रिक नीति। यह नीति जो है देश का केंद्रीय बैंक अपनाता है, जबकि वो अतिरिक्त मुद्रा को बाजार में डालता है। किस लिए? राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने के लिए। दोनों का काम होता है, लेकिन राजकोषीय नीति जो बनाता है वो देश की सरकार बनाती है, ठीक है जी। और मौद्रिक नीति जो है वो कौन बनाता है? देश का केंद्रीय बैंक बनाता है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके जी। तो यहाँ पर ही मैं उत्तर बता देता हूं पहले, और उसके बाद हम डायग्राम के माध्यम से इसको प्रूफ करेंगे अकॉर्डिंग टू द मुंडेल फ्लेमिंग के अनुसार। देखिए, यदि क्या करती है कि विनिमय दर कैसी है? परिवर्तनशील है, तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति काम नहीं करती है, अर्थात यह राष्ट्रीय आय रोजगार को बढ़ाने में सफल नहीं होती है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। यदि विनिमय दर परिवर्तनशील है, जो चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, और ऐसी स्थिति में देश की सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है, ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय या रोजगार नहीं बढ़ता है, अर्थात ये नीति काम नहीं करती है। तो कौन सी नीति काम करती है? जब विनिमय दर परिवर्तनशील हो तो ये करेगी काम। कौन सी? विस्तारवादी मौद्रिक नीति। जब विनिमय दर परिवर्तनशील हो तो विस्तारवादी मौद्रिक नीति क्या करती है? राष्ट्रीय आय, रोजगार या उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती है। ओके जी, तो उत्तर मिल गया। तो जैसे विस्तारवादी राजकोषीय नीति को समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। ओके, डायग्राम बार बार बताया है इसमें हमने कि जो हमारा ओ और वाई ये वाला अक्ष है, इस पे ब्याज की दर रहेगी, और ये जो हमारी बड़ी लाइन है ओ यहाँ पे लिखा जाएगा एक्स, इस पे लिखेंगे राष्ट्रीय आय। अब क्या होता है कि जैसे कि मुंडेल और फ्लेमिंग, ठीक है ने क्या बताया है कि जो ये हमारा जो ये वाला कर्व आपने खींचना है, कुछ नहीं करना है, ये वाला कर्व आपने खींचना है, ये होगा हमारा आई एस कर्व, ठीक है। ये वस्तु बाजार के संतुलन को दर्शाता है। और एक वक्र आपने ऊपर की तरफ खींचना है एल एम, ठीक है जी। ये क्या करता है? मुद्रा की मांग और पूर्ति के संतुलन को दर्शाता है। ओके, तो पहले ये काम करना आपने, एक ऊपर की तरफ खींचना है एल एम और आई एस नीचे की तरफ खींचना है, ठीक है। और जहां पर एक दूसरे को ये काटेंगे, ठीक है, या एक दूसरे के जहां पर बराबर होंगे, यहाँ पर संतुलन की अवस्था होती है, ठीक है। इसको नीचे करना है और यहाँ पे लिखना आय, ये बतलाता है राष्ट्रीय आय को, ठीक है जी। और ये बतलाएगा हमारा यहाँ पर ब्याज की दर को। तो इट मीन्स हुआ कि आई एस कर्व, ठीक है जी, और एल एम कर्व जहां पर एक दूसरे के काटते हैं, वहां पर किस चीज का निर्धारण होता है? एक तो होता है राष्ट्रीय आय का, और दूसरा होता है ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ओके, इतना काम पहले आपने करना है, और इसी के साथ आपने इसी पॉइंट को लेते हुए एक रेखा सीधे खींचनी है, इस पे लिखना है बीओपी। ये जो बीओपी है ये भुगतान शेष को बतलाता है। इट मीन्स हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर बैलेंस अर्थात जहाँ पर ये संतुलन का बिंदु है, तो ऐसी स्थिति में देखेंगे हमें उस देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन होता है, आयात और निर्यात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बीओपी होता है वह जीरो होता है, ठीक है जी। बीओपी क्या होता है? जीरो होता है। इट मीन्स हुआ कि जितने रुपए का निर्यात किया उतने ही रुपए का आयात किया, तो दोनों को घटा दीजिए, ठीक है, तो क्या बचेगा? शून्य। या जितने रुपए का आयात किया और उतने ही रुपए का निर्यात किया, दोनों बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रारंभिक बिंदु है जहां पर आई एस और एल एम कर्व क्या करते हैं? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से नीचे किया तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय और यहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है आई एस एल एम कर्व के अनुसार, ठीक है जी। साथ में क्या होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि जो घरेलू ब्याज की दर है, माना कि भारत की जो ब्याज की दर है, ओके जी, और शेष विश्व की, यानी कि मान लेते हैं कि अमेरिका की जो ब्याज दर है, ठीक है, वो दोनों बराबर होती है। दोनों क्या होती है? बराबर होती है, ऐसा आपने लिखना है डायग्राम के अनुसार। अब क्या करती है, अब नजर डालते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाना चाहती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को अपनाना चाहती है। क्यों? उसे लगता है कि यार देश में रोजगार कम है, ठीक है, रोजगार कम है, तो वो रोजगार को बढ़ाना चाहती है। या हम कह सकते हैं कि उत्पादन, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन कार्य करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो जब लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उनको मिलेगा रोजगार, ठीक है जी। और जब उनको उसके बाद क्या मिलेगा? वेतन मिलेगा, तो वो बन जाएगा उनकी आय, ठीक है, और सबको जोड़ दो राष्ट्रीय आय बन जाएगी।
तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है, अतिरिक्त पैसा बाजार में डालती है रोजगार को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए। ठीक है जी। तो ऐसी स्थिति में आपने क्या करना है, एक IS कर्व इसको डैश कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाला है पहला, ये है दूसरे, डैश दूसरे को बतलाएगा। तो आपने कुछ दूरी पर, ठीक है, यहां से एक कर्व ड्रॉ करना है, सिंपल सी बात है। और ये कर्व किस तरफ ड्रॉ होगा, इधर मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड, तो ये दाईं तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। ठीक है, दाईं तरफ बनाना है इसको, और थोड़ी दूरी पे बनाना है जिससे हमारा डायग्राम बड़ा सुंदर लगे। ठीक है जी। तो जब राजकोषीय नीति अपनाई जाएगी, सरकार क्या करेगी, पैसा बाजार में डालेगी रोजगार को बढ़ाने के लिए देश में, तो ऐसी स्थिति में जो IS जो कर्व है ये दाईं तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है जी, दाईं तरफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, विवर्तित होगा या खिसकेगा। तो आपने इसको बनाना है। तो ये जो मेरा एरो बना रखा है, एरो बना रखा है, तो ये दूसरा कर्व आपका बन गया। अब देखेंगे कि ये कर्व जो LM कर्व है इसको कहां पर काटता है। आपने नजर क्या रखनी है कि हमारा LM जो कर्व है, ठीक है जी, ये वही रहेगा, केवल आपने IS कर्व को ड्रॉ करना है डैश करके दूसरा। अब देखते हैं कि इसने इसको यहाँ पर क्या किया, इंटरसेक्ट किया, या एक दूसरे के यहाँ पर बराबर हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब देखिए कि जहाँ पर IS, ठीक है, डैश और LM कर्व एक दूसरे को काटेंगे, ये संतुलन का दूसरा बिंदु होगा। और यहाँ पर क्या निर्धारण होने वाला है, पुनः राष्ट्रीय आय का। ठीक है जी, और इसको लिखेंगे Y1, ये Y है तो इसको अलग करने के लिए Y1 लिखा जाएगा। ओके जी। तो यहाँ पर संतुलन का बिंदु है E1। ठीक है, ये था E से ऊपर चले गए, E1 लिखा जाएगा। यदि और ऊपर जाते हैं E2, E3, E4 इस प्रकार से बढ़ता चला जाएगा। तो इसके जवाब में इसको यहाँ मिलाया तो इधर को बढ़ गई, ठीक है, इतना, और इधर इसको इधर मिलाएंगे तो इधर को बढ़ेगी ब्याज की दर। पहले ब्याज की दर कितनी थी, घरेलू ब्याज की दर, भारत की बात लेते हैं कि R बराबर RF फॉरेन एक्सचेंज रेट के बराबर थी। लेकिन जैसे ही सरकार ने क्या किया, पैसा बाजार में डाला, तो IS कर्व दाईं तरफ शिफ्ट हुआ, और इधर से मिलाने के बाद देखते हैं कि ब्याज दर यहाँ से बढ़कर और यहाँ हो गई। ठीक है, इस पे एरो लगा रखा मैं, इतना ब्याज की दर क्या हो गई, बढ़ गई। ओके जी। इससे क्या लगा कि इधर की तरफ देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक राष्ट्रीय आय भी बढ़ी है। तो इससे क्या होगा कि शेष विश्व की ब्याज दर यहाँ पर है और भारत की बढ़ चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ब्याज दर भारत में ज्यादा होगी और विश्व में कम होगी। ऐसी स्थिति में जो विदेशी निवेश करता है वो भारत में क्या करेंगे, अपनी पूंजी का निवेश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्याज की दर है। ठीक है, बनस्पति यदि यहाँ देखते हैं, माना कि अमेरिका में वहां पर कम है, तो निवेशकर्ता अमेरिका में इन्वेस्ट न करके भारत के शेयर बाजार में या मुद्रा बाजार में पैसा लगाएंगे। ओके जी, पैसा लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि डॉलर भारत की तरफ आएगा। ठीक है, और वो रुपए की मांग करेंगे। ठीक है, तो जब रुपए की ज्यादा मांग होगी तो ऐसी स्थिति में क्या असर पड़ेगा, रुपए की जो क्या होगी, यहाँ पे देखेंगे, रुपए के मूल्य में वृद्धि होगी। ठीक है, रुपया महंगा हो जाएगा। ठीक है जी, और डॉलर का मूल्य ह्रास करेगा। उदाहरण के लिए, क्योंकि भारत में डॉलर आ रहा है, तो ठीक है, अब जिसको डॉलर आ रहा है तो वह रुपए की मांग करेगा, मतलब डॉलर के बदले रुपए खरीदेगा। तो रुपए की जब मांग बढ़ेगी, माने जब मांग किसी भी वस्तु की बढ़ती है, तो यहाँ पे हम रुपए की बात कर रहे हैं, तो रुपए की मांग बढ़ेगी तो रुपए की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, और डॉलर की वैल्यू, क्योंकि डॉलर की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो डॉलर की क्या हो जाएगी, मूल्य में, डॉलर के मूल्य में ह्रास हो जाएगा। समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा कि 1 रुपया, ठीक है, और डॉलर की बात कर लेते हैं। यहाँ पर विनिमय दर है परिवर्तनशील वाली। ठीक है, कि 1 रुपये में $5 लो या $5 के बदले 1 रुपया ले लो। ओके जी। और यहाँ पर वस्तु की बात भी कर लेते हैं कि पहले, ठीक है जी, कि 1 रुपये में या 5 अमेरिकन डॉलर में 4 स्वेटर खरीदी जा रही थी, 4 स्वेटर खरीद सकते थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, ब्याज दर बढ़ी और रुपये का क्या मूल्य बढ़ा, तो रुपया क्या हो गया कि $20 दो, अब आपको 1 रुपये मिलेगा। $20 में आपको 1 रुपये मिलेगा। इट मीन्स हुआ, अब इसको मैं यहाँ पर स्वेटर की भाषा में समझाता हूँ। पहले 4 स्वेटर मिल रही थी, ठीक है, $5 में। ठीक है जी, अब जब रुपया स्ट्रांग हो गया, तो अब आप समझिए कि $20 में क्या मिल रहा है,
₹1 मिल रहा है, इट मीन्स हुआ कि अब ₹20 में 1 स्वेटर मिलेगी। लेकिन जबकि पहले केवल $5 में 4 स्वेटर मिल रही थी। तो इट मीन्स ये हुआ, यहाँ पर डॉलर हो गया क्या? सस्ता, और रुपया हो गया महंगा। अब इसका क्या असर पड़ेगा? निर्यात घटेंगे, यानी कि जब भारतीय मुद्रा स्ट्रांग हो चुकी है, तो भारत, जैसे हमने बात की कि पहले यहाँ 4 मिल रही थी, अब 1 मिल रही है, और भारत माना स्वेटर ही बेच रहा है अमेरिका को, तो अमेरिका में डिमांड उसकी कम हो जाएगी। ठीक है? निर्यात किए जाने वाली जो स्वेटरें थी, उसकी मांग कम हो जाएगी, वो महंगा हो जाएगा, और उसकी तुलना में आयात क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे, यानी कि निर्यात भारत के घटेंगे। ठीक है जी? और आयात विदेशों से आयात बढ़ेगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा, निर्यात घटेंगे यानी कि भारत निर्यात क्या कर रहा है, माना कि भारत $10 अरब का क्या कर रहा है? मात्र निर्यात कर रहा है, और आयात बढ़ेंगे, और भारत देखिए कि $40 अरब का क्या कर रहा है? अब आयात कर रहा है। इन दोनों को घटा दीजिए तो $30 अरब का भारत को घाटा होगा। किस कारण से? जब उसने विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? पुनः क्या होगा? जो आईएस जो कर्व था इधर शिफ्ट हुआ था, अब ये पुनः इधर की तरफ आएगा, जहां से ये स्टार्ट हुआ था ये बैक करेगा। ठीक है? और ये फिर बाईं तरफ विवर्तित होकर यहीं पर क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। ठीक है जी? और जितनी इतनी वृद्धि दिखाई दे रही थी राष्ट्रीय आय में, ठीक है जी, ये, ठीक है, ये पुनः यहाँ पर पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? कि भारत के निर्यात में भारी गिरावट आई है, आयात बढ़े है, और ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पर ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले क्या होगा? सरप्लस में रहेगा। लेकिन निर्यात जो है वह घटेंगे या घट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो चालू खाता रहेगा ना, देश का चालू खाता रहेगा, वो घाटे में आ जाएगा, पूंजी खाते में, क्योंकि विदेशों से पूंजी डॉलर आ रही है, तो प्लस में रहेगा। ठीक है जी? तो तब भी संतुलन में रहेगा, क्योंकि उसको पूंजी खाते के पैसे के द्वारा बराबर कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर राजकोषीय नीति अपनाने से जो आयस बर इधर शिफ्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही भारतीय जो रुपया था महंगा हुआ, महंगा होने के जवाब में क्या हुए? निर्यात हमारे घटे और आयात बढ़े, तो पुनः क्या होगा? कि ये नीति तो कारगर नहीं हो रही है, भारत को नुकसान हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये वाला कर्व पीछे आएगा और यही अपने ई बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां पर एक खड़ा था। ओके जी? तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे इस निष्कर्ष निकलता है, यदि सरकार विस्तारवादी राजकोषीय नीति क्या करती है? अपनाती है, तो राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती है। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि परिवर्तनशील विनिमय दर हो, तो सरकार को विस्तारवादी राजकोषीय नीति नहीं अपनानी चाहिए। ओके जी? तो यहाँ पर लिखा है विस्तारवादी राजकोषीय नीति राष्ट्रीय आय को नहीं बढ़ा सकती है, जैसे हमने यहाँ पर बताया। ये तो इधर खिसक गया था, ठीक है, लेकिन इसको फिर इधर आ रहा है, सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं। तो इस प्रकार सुंदर सा डायग्राम आप क्या कर देंगे? बना देंगे, तो ये पीछे आएगा। ठीक है जी? यहीं पर आ जाएगा। अब देखते हैं, ये तो फेल हो गया। अब दूसरी जो नीति है परिवर्तनशील विनिमय दर के अंतर्गत, अब देश का केंद्रीय बैंक क्या करता है? विस्तारवादी मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। इट मीन्स बाजार में रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या करता है? देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा मनी क्या करता है? डालता है, जिसे, ठीक है, मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा डालता है, जिसे कहते हैं विस्तारवादी मौद्रिक नीति। अतिरिक्त पैसा डालता है, किस लिए डालता है? रोजगार को बढ़ाने के लिए, देश में उत्पादन को बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए। इसलिए ये डायग्राम है। ठीक है जी? अब इस डायग्राम पर भी सेम वही दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर तो विस्तारवादी राजकोषीय नीति फेल हो गई थी, तो यहाँ पर अगली जो नीति है मौद्रिक नीति विस्तारवादी, यहाँ पर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में सफल होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी सेम ही है। अब देखिए, पहले सबसे पहले वही करना है कि आपने आईएस कर्व को ड्रॉ करना है और यहाँ से एलएम कर्व को ड्रॉ करना है, जहाँ पर एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे, इसको नीचे मिलाना है, यहाँ पे वाई लिखना है, इधर इधर से इसको यहाँ लाना है। तो ये दोनों जो कर्व है आईएस और एलएम, ये जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सबसे पहले ही करना है, और इस लाइन को नीचे खींचा, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय और क्या होगा? ब्याज की दर निर्धारित होती है।
तो यहाँ पर क्या है, घरेलू ब्याज दर भारत की और शेष विश्व की ब्याज दर दोनों बराबर है। ठीक है, इसी के साथ ही बीओपी का हमने खींच रखा है, तो इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट आप 0 लिख लेंगे। ठीक है, उसमें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, इतना सबसे पहले रहेगा। ओके, ध्यानपूर्वक देखिए, और इसको बनाना भी है। अब क्या होता है कि देश का केंद्रीय बैंक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है और अतिरिक्त पैसे बाजार में डालता है। किस लिए डालता है? रोजगार को बढ़ाने के लिए। तो क्या होगा, अब हमने क्या करना है, तो जब एक्स्ट्रा पैसा डालेगा तो यहाँ से कुछ दूर, ठीक है जी, यहाँ से इधर नीचे की तरफ यहाँ से एक अगला एलएम कर्व ड्रॉ करना है, और इस पे लिख देना है डैश, क्योंकि ये दूसरा है तो ये डैश हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमारा जो एलएम कर्व है तो ये दाईं तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, इस हटा दें, ये तो ई है पहला वाला, अब इधर शिफ्ट होगा तो देखिए ये वाला आईएस कर्व को यहाँ पर ये काटेगा। ठीक है जी, एलएम कर्व आईएस को काटेगा, तो संतुलन का बिंदु यहाँ पर आना चाहिए E1 पर। ओके जी, और ऐसे में इधर को मिलाएंगे तो ब्याज दर क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। इट मीन्स हुआ कि जैसे ही विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई गई तो ऐसी स्थिति में ब्याज दर गिरेगी। ठीक है जी, ज्यादा पैसा आएगा तो ब्याज दर गिरेगी। तो ब्याज दर गिरी, देखो भैया, और विश्व की ब्याज दर क्या रह गई, पहले तो दोनों बराबर थी, भारत और विश्व की, अब भारत की ब्याज दर कम हो गई। भारत की ब्याज दर क्या हो गई, कम हो गई है। ठीक है जी, तो यहां से क्या होगा, जो मुद्रा है अर्थात जो बाजार में लोगों ने पैसा लगा रखा है मुद्रा बाजार में, ब्याज दर कम होने के कारण वो अपनी मुद्रा को निकाल कर कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहां विश्व में अर्थात माना वो अमेरिका ही है, ठीक है, भारत और अमेरिका की तुलना कर लेते हैं, तो वहां पर वो निवेश करेंगे। तो यहाँ से जो, ठीक है, डॉलर पहले लोगों ने लगाया था, ठीक है जी, इधर से जाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, अब सबको क्या चाहिए, डॉलर चाहिए। पहले वाले में तो आया था, अब ऐसी स्थिति में जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा, बाहर के देशों में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि वहां ब्याज दर ज्यादा है तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, और भारत में कम है। लेकिन इसका जो प्रभाव देखेंगे हम किस रूप में पड़ेगा, ठीक है, एलम कर्म तो हमने बता दिया कि इसको दाईं तरफ शिफ्ट करना है। क्यों हुआ कि मौद्रिक नीति विस्तारवादी है, मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाए, इसलिए यहाँ पे देखिए E1 लिखेंगे। ओके जी, तो अब क्या होगा कि जैसे ही विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाई, अब इसका अच्छा प्रभाव क्या पड़ने वाला है, यहाँ पर जो होगा कि अब रुपए की जो वैल्यू है, जो रुपए का मूल्य है वो घट जाएगा और डॉलर का मूल्य बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर की मांग होगी। ठीक है, सब पैसा भारत से बाहर ले जाते हैं माना, तो सब डॉलर मांगेंगे। ठीक है जी, तो रुपया की ऑलरेडी पूर्ति बढ़ी है, तो रुपये की जो वैल्यू है वो घटेगी, मूल्य घटेगा। और जब रुपए का मूल्य घटेगा तो इट मीन्स हुआ कि भारत में जो वस्तुएं विदेशों को निर्यात की जा रही हैं उनका मूल्य घट जाएगा, वो सस्ती हो जाएंगी। तो सस्ती होने का प्रभाव क्या होगा, जब भारत में वस्तुएं सस्ती होंगी तो भारत के निर्यात बढ़ेंगे, निर्यात बढ़ेंगे भैया। ठीक है, भारत में अमेरिका वाला देखेगा अच्छा वहां वस्तु सस्ती मिल रही है और हमारे देश में महंगी मिल रही है, तो उधर के जो लोग हैं जो सामान मंगाते हैं भारत से, आयात करते हैं, ठीक है जी, वह इधर से सामान मंगाएंगे। ठीक है, तो इससे भारत का निर्यात बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, कि भारत में वस्तुएं सस्ती हैं बनस्पत अमेरिका के, तो रुपए के मूल्य में ह्रास होने से मूल्य ह्रास होगा। ठीक है जी, तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, सस्ती होने से इनकी विदेशों में मांग बढ़ेगी, अर्थात अमेरिका उनको ज्यादा खरीदेगा। ओके जी, ज्यादा खरीदेगा तो इससे क्या होगा, अगला देखो, इसी में होगा डॉलर के मूल्य में वृद्धि होगी। जब रुपए का मूल्य घटेगा तो डॉलर का मूल्य बढ़ेगा, डॉलर महंगा हो जाएगा, रुपए सस्ता हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसी स्थिति में जब ये एलम कर्व क्या होता है, राइट वर्ल्ड शिफ्ट होता है, तो ऐसी स्थिति में रुपए का मूल्य घटेगा उदाहरण के लिए, और उसके बाद इस देश के अलावा भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात में वृद्धि होगी तो उसके जवाब में अगला क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं की माना कि डिमांड बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, और ऐसी स्थिति में हमें अगला आईएस कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, वो हो जाएगा आईएस डैश आईएस डैश, और इसको यहां से मिला, यहीं पर इसको कटवाना है। ठीक है, ये खींचना है इसको अच्छा सा, और इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर क्या निर्धारित होगा, यहाँ पे लिख देंगे E2। ठीक है जी, अब यहाँ पर इसको नीचे खींचना है और लिख देना Y1। तो यहाँ पर जहाँ पर आई एस डैश और एल एम डैश, ठीक है, एक दूसरे को कट किया तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हुआ, इधर ब्याज की दर निर्धारण हुआ। तो कुल मिलाकर क्या हुआ,
कि राष्ट्रीय आय क्या हुई? इतनी बढ़ गई। राष्ट्रीय आय क्या हो गई है? इतनी बढ़ गई अर्थात पहले ओवाई थी, अब ओवाई 1 हो गई और साथ में क्या हुआ? जो ब्याज दर है, वह किसके बराबर हो गई? वह फिर विश्व के ब्याज के दर बराबर हो गई और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले क्या था? यहाँ नीचे आ गया था, अब वह पुनः क्या हो गया है? बराबर संतुलन की अवस्था में आ गया है। ओके जी? तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि जैसे मैंने पहले बताया था कि यदि देश का केंद्रीय बैंक क्या करता है? विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली है, तो वह रोजगार को बढ़ाने का काम करेगी, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का काम करेगी। ओके जी? अब इसी के साथ बतला देते हैं थोड़ा-सा और कि जो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली है, जैसे हमने कहा कि विदेशी मुद्रा की माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वयं क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि केंद्रीय बैंक ने कुछ नहीं किया और स्वतः ही जो है, ये क्या हुआ कि जो पहले यहाँ पर संतुलन का बिंदु था, फिर यहाँ नीचे आया, ठीक है? और पुनः उसके बाद ऊपर यहाँ पर E2 पर इसने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ? स्वतंत्र रूप से हुआ, ठीक है? इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं हुआ, ना विनिमय दर को स्थिर रखने का काम करना था, कुछ नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर आपने इस प्रकार से इस डायग्राम को क्या करना है? तैयार करना है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सारांश निकलता है, लघु खुली अर्थव्यवस्था हो, ठीक है? पूँजी की पूर्ण गतिशीलता हो, ठीक है? विनिमय दर प्रणाली कैसी हो? परिवर्तनशील हो। तो देश की सरकार यदि विस्तारवादी राजकोषीय नीति अपनाती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी अपनाती है, तो वो राष्ट्रीय आय को बढ़ाने में विफल रहती है। ये पहला डायग्राम है। दूसरा क्या है कि देश का केंद्रीय बैंक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाता है, उसके लिए दूसरा डायग्राम है, ठीक है? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है, तो ये रोजगार, ठीक है? राष्ट्रीय आय और उत्पादन बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। यह है मुंडेल-फ्लेमिंग मॉडल का पूरा निचोड़ किसके संदर्भ में? परिवर्तनशील विनिमय दर के अंतर्गत, जबकि लघु खुली अर्थव्यवस्था हो और पूंजी की क्या हो? पूर्ण गतिशीलता हो। तो आपने क्या करना है? ये सारी चीजें आपने बारीकी से समझ समझ तो आप गए होंगे, नहीं समझा तो दोबारा समझिए, तीसरी बार समझिए और एक बार ऐसा आएगा आप निश्चित रूप से इसको समझ भी जाएंगे। ठीक है जी? तो डायग्राम बनाने की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है जी? और साथ में रटने की जगह समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है।